मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय उन्होंने कलकत्ता से उससे लगभग उसी वक्त शिमला में स्थापित। शुरू में ये कार्यालय कृषि मंत्रालय के अधीन था। मैंने जब इसमें सेवा में प्रवेश किया तब ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड टूरिज्म में था। तत्पश्चात वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आया और 2007 में ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आया। तब से ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। सबसे ऊपर कौन बैठता है इसके? इसका मुखिया जो है महानिदेशक होता है। महानिदेशक वैज्ञानिक होता है कि आईएएस होता है? ये वैज्ञानिक होता है। अच्छा, चलिए। आप लोग भस्मासुर से बच गए। जहाँ जहाँ आईएएस हाथ रख देता है उसका सर्वनाश हो जाता है। यहाँ सरस डेयरी का ही देख लीजिए। तो हमारे निदेशक थे जो प्रशिक्षा के, उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो, कृषि वाले यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे और तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस बैच में शीर्ष पे हो तो कहीं आगे चल के महानिदेशक बनोगे। ये गलतफहमी बात है। अब बात करते हैं कि आज विश्व और भारत के सामने चुनौतियां हैं। अधिकांश लोगों को पता भी नहीं होगा मैप पे किधर है। लेक चैड में पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले कि 90 से 95% सूख चुकी है। तो अब युद्ध नहीं होगा तो क्या? बड़े बात बनाने से मैं समझता हूँ फायदा तो हुआ पर नुकसान अधिक। नमस्कार। आज फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर। बड़ी प्रेरक जिंदगी इन्होंने जी है, बहुत कुछ किया है और आज हम इनसे लंबी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपके बारे में काफी पढ़ा है, आप देख सकते हैं जी। और काफी बताया भी है लोगों ने, कई लोगों ने बताया है जी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आप कहाँ पढ़े? पैदाइश पश्चिमी राजस्थान मध्य प्रदेश के सुदूर ग्राम सुखवासी जिला नागौर में मेरा गांव है। जन्म मेरे ननिहाल में हुआ। वो जैसलमेर जिले में टेपू गांव है और थार के बीचों बीच। वहां पर उस वक्त अगर 50 के दशक की बात करें तो न आवागमन के साधन, पानी भी बहुत सीमित। पानी तो अभी भी सीमित होगा। अब तो पानी वहां पे ग्राउंड वाटर आ गया है, फिर नहर आ गई है। अच्छा। हाँ, तो पहले से बेहतर है। बहुत बेहतर है। अब तो वो हरा भरा प्रदेश हो गया। अगर रबी में जाए तो वहां पे आपको बहुत हरियाली दिखेगी। तब ऐसा नहीं था और जलवायु बहुत शुष्क। और शिक्षा, मेरे गांव में तो स्कूल था नहीं। अच्छा। तो इसलिए ये तय हुआ कि मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत ननिहाल से करूं। और ननिहाल में जो पाठशाला थी वो मेरे नाना जी के घर से करीब 7 किलोमीटर दूर थी। तो 5 वर्ष की वय में 6.5-7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना पद यात्रा। और गर्मी के दिनों में, गर्मी, सर्दी, बारिश तो वहाँ बहुत कम होती थी, लेकिन सर्दी भी कड़ाके की पड़ती। रेगिस्तान है साहब। हाँ, तो लेकिन किया और कुछ समय के पश्चात। और अकेले जाते थे? नहीं, हम हमारे मौसेरे और ममेरे भाई जो है 4-5 लोग थे। हम खेलते खेलते पहुंच जाते थे, खेलते खेलते आ जाते थे। अच्छी बात ये थी कि तब की शैक्षणिक व्यवस्था और आज की शैक्षणिक व्यवस्था में एक बड़ा अंतर है। आज बस्ता लेकर जाना होता है, तब सिर्फ एक पट्टी और पीने का पानी और खाना और बस यही ले जाना होता था और कुछ नहीं। लाद के कुछ ले जाते थे। तो खेलते खेलते चले जाते थे, कभी गुल्ली डंडा, कभी कुछ बॉल लेके पहुंच जाते थे। तो एक तरह से अच्छा था क्योंकि आप बलिष्ठ हो गए होंगे।
इतना हाँ, अगर उससे आप चलेंगे। संघर्षात्मक शक्ति की बहुत वृद्धि हुई बचपन से ही, वो संघर्ष करने की। और एक आप वो ऐसे ही आजकल लोग भाग भाग के बनाते हैं स्टैमिना, हाँ। आपका तो अपने आप ही बन गया। लेकिन इसमें भी एक राज है। 10-15 दिन के पश्चात हाथ खड़े कर दिए। अच्छा। मैं सबसे छोटा था भाइयों में, और मेरी नानी जी ने कहा नहीं अभी ये बहुत छोटा है तो इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो विराम की हमने सोची। संध्याकालीन समय था और मेरी माता जी ने, जिन्हें हम भाभू कहते थे, तो वो हमें दूर ले गई और जाल एक वृक्ष होता है जिसकी हरी एक छोटी सी टहनी तोड़ के मुझे 2-4 टहनी जमाई उन्होंने। कहा कि आइंदा ऐसी बात की तो खबरदार है। वो जो है जाल की टहनी का प्रहार काम आ गया। आजकल तो कोई हिम्मत नहीं करेगा अपने बच्चों को शहर में खासकर इस तरह पीटने की। देखिए, कुछ दंडात्मक प्रक्रियाएं जीवन में आवश्यक है। हाँ। उससे अनुशासन आता है और भय भी जो है, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे मित्रों का हो, शिक्षकों का हो, मैं भय नहीं कहूँगा, उससे एक आदर भी, सम्मान भी पैदा होता है। अब ऐसा नहीं करने से उसमें काफी कमी आ गई है। नहीं, वो तो विश्व भर, अमेरिका में तो देखिए मेडल आजकल दे देते हैं, अरे आप पहली पास कर गए, ये आपका मेडल है। तो भाई पहली पास करना कौन सी बड़ी चीज है जी। तो आप अनायास बिना प्रयास ही हो जाता है जी। तो बात सत्य है, ये भी बात सत्य है कि बहुत ज्यादा किसी को पीटना, जैसे पहले ब्रिटिश पब्लिक स्कूल्स में केनिंग करते थे, क्या क्या नहीं होता था, यहाँ पर भी होता था, वो भी अति सर्वत्र वर्जय थे। लेकिन ये आपने जो कहा, थोड़ा बहुत भय तो आवश्यक है, खासकर जब आप छोटे होते हैं, क्योंकि एक तरह से आप अबोध होते हैं। तो आप अच्छे निर्णय लेने के काल में ही नहीं है जी। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार आपके साथ व्यवहार बदलता है। तो आप वहां जो है, एक दफे आपकी जो है, आपको उस टहनी की 2-4 मार पड़ी, तो उसके बाद आप स्कूल जाते रहे। उसके बाद जाते रहे, फिर मेरी मजा भी आने लगा होगा। मजा आने लगा, मजा आता था, दोस्त बन गए और फिर जो है गांव में स्कूल खुल गया। अच्छा, वो कब खुला? वो जब मैं चौथी में आया। अच्छा। तो 3 सब सरकारी स्कूल हो? सब सरकारी स्कूल थे, और वो चूंकि पहली बार खुला था तो भवन नहीं था, और खेजड़ी के 3 वृक्ष थे। हमारे एक चौधरी बाबा के, गडाल कहते हैं हम, एक झोपड़ा टाइप जगह थी। तो एक अध्यापक थे, बीच में चारपाई पे बैठ जाते थे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक ये पाठशाला थी। और पहली को कुछ टास्क देते थे, दूसरी को देते थे, ऐसे करके 5वीं हो गई। 5वीं में भवन बन गया था। फिर 5वीं होने के पश्चात अब प्रश्न आया कि अब कहाँ जाए। तो पास ही एक गांव है गोगेला, वहाँ, वो करीब 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक नोहरा था जिसमें हम आसपास के गांव के राजपूत, जाट, ब्राह्मण, सभी जातियों के लड़के मिलकर के अपनी स्वयं शासित छात्रावास कहेंगे उसको, घर से राशन ले जाते थे। उसकी एक स्केल होती थी, हम में से एक सप्ताह के लिए इंचार्ज बनता था। और फिर खाना बनाने के लिए एक वृद्ध महिला थी, वो हमारी मदद करती थी, और हम मिलकर के रोटी सेक लेते थे। और 12 साल की उम्र होगी उस समय आपकी? 10, 11, 12? 11, 10 साल। 10, 11, 12। हाँ, 10 की। और स्नान का बहुत कंसेप्ट नहीं था, पानी था नहीं, तालाब में नहा नहीं सकते। अगर नहाना है तो तालाब से पानी लेके आओ फिर नहाओ। तो सर्दियों में तो ये था कि वो ड्रेस गंदी घर लेके आते थे, माता जी धो देती थी, और सोमवार को वापस चले जाते थे। तो सोमवार से आप शनिवार रहते थे वहाँ? शनिवार आधा दिन होता था तो पैदल यात्रा कर लेते थे वापस गांव की। तो वहाँ पढ़े? तो वहाँ से आपने 10वीं की, 8वीं किया। फिर हम चौपासी स्कूल आ गए। जोधपुर में एक राजपूत स्कूल है, और बहुत ख्यात नाम स्कूल है। वहाँ के कई लोग, जैसे परमवीर मेजर शैतान सिंह, और विक्टोरिया क्रॉस है हमारे गोविंद सिंह जी, और कई शौर्य
की एक फैक्ट्री रही वो। लेकिन मैं ऑड मैन आउट रहा वहां पर भी, क्योंकि अधिकांश लोग या तो फौज में, पुलिस में या प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीति में, कई संत भी हुए उस स्कूल के। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में जाने वाले बहुत कम लोग थे, मैं उसमें से एक। तो आप विज्ञान में कैसे आ गए? वो मतलब शैतान सिंह के स्कूल से निकल के, शैतानी न करके आप विज्ञान में कैसे आ गए? विज्ञान में मेरी अभिरुचि थी। मेरी वैसे रुचि साहित्य में भी बहुत थी, पर मन जिज्ञासु था। और हर एक चीज को मैं जब देखता था, तो खास तौर से जीवन को जब देखता था, तो पौधों को देखता था, तो उस पे ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये प्रश्न मुझे अपने आप से पूछने की शुरू से आदत थी। और तो जब प्रश्न पूछते थे तो उत्तर तलाशते, और वो मुझे विज्ञान में मिलते थे। तो ऐसी हुई, और मैं बहुत ज्यादा कोई बहुत पढ़ाकू छात्र स्कूल के समय तक नहीं था, जिसे गुड सेकंड डिवीजन जिसको कह सकते हैं, पास होते गए। और पढ़ता कम था और मनन अधिक करता था। वो मेरी एक, आज भी करता हूँ, कम पढ़ कर के भी अगर आप अच्छे लोगों से चर्चा करते हैं और सोचते हैं उसके बारे में एक लॉजिकल दृष्टिकोण से, जो चाहे विज्ञान हो, साहित्य हो, किसी भी विषय, जीवन जीने के लिए भी वो एक बहुत आवश्यक दिशा है। तो वो एक मेरी आदत थी, तो मुझे विज्ञान में सफलता मिलती गई। तो आपने विषय क्या पढ़ा? तो आप 8वीं से वहां आ गए? 9वीं से वहां आए तो विज्ञान में तब भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान ये प्रमुख रहे, और साहित्य तो रहा ही। और फिर जब जोधपुर विश्वविद्यालय में आ गया तो वहाँ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा यही 3 विषय रहे। और मैं बता दूं कि उस काल में जोधपुर विश्वविद्यालय में हमारे एक कुलपति होते थे वीवी जॉर्ज, और वो देश भर से अच्छी फैकल्टी लेके आए। और हमें अगर हिंदी की बात करें तो हमें अज्ञेय ने पढ़ाया, डॉक्टर नामवर सिंह ने पढ़ाया, महावीर जैन ने पढ़ा। हिंदी की ऐसी फैकल्टी किसी भी विषय की, तो अच्छी फैकल्टी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे चाचा, गंगा सिंह जी नाम था उनका, वो कृषि विश्वविद्यालय में, तब कृषि कॉलेज था, विश्वविद्यालय उदयपुर विश्वविद्यालय ही था, मल्टी फैकल्टी था, उसमें फार्म मैनेजर थे। तो ये तय हुआ कि मैं जोधपुर चला जाऊँ, जोधपुर से उदयपुर चला जाऊँ। अच्छा। और उदयपुर विश्वविद्यालय में आ गए, भोपाल नोबल्स कॉलेज में, वहां से बीएससी किया। और अब तक मुझे पढ़ के और अंक लाने की कला थोड़ी थोड़ी आने लगी। तो बीएससी में मुझे प्रथम श्रेणी मिला। उस वक्त प्रथम श्रेणी बहुत कम लोगों को मिलता था। फिर मैं यहाँ दिशा थोड़ी बदली और कृषि के विषय में आया। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैंने कृषि में, मृदा विज्ञान में वो किया। उस वक्त 4 विषयों में जो प्योर साइंस के विद्यार्थियों को भी कृषि में दाखिला मिलता था, उसमें मृदा विज्ञान एक था। तो मुझे वहाँ मिल गया। वहाँ फिर मुझे आगे छात्रवृत्ति भी मिलती थी, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी था। फिर पीएचडी भी वहीं से किया, और तत्पश्चात फिर जीवन यापन शुरू हो गया। तो पीएचडी आपने किस वर्ष मैं पूरी की? 77 में मैं शुरू किया था। और इस बीच में भारतीय मौसम सेवाएं जो है, इंडियन मीटरोलॉजिकल सर्विस, वो 79 बैच का मैं अभ्यर्थी था, और मैं उस बैच का टॉपर भी था। तो और 80 में हमारा प्रशिक्षण शुरू हो गया। तब पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं कर पाया, थोड़ा वो एक साल के प्रशिक्षण के कारण कुछ देरी हो गई, और डिग्री मिलते मिलते 83 में मिला था। तो अच्छा। लेकिन कार्य मैंने 80 तक पूरा कर लिया। अच्छा, क्योंकि आप चले गए इंडियन मीटरोलॉजिकल सर्विस में। जी। तो ये सर्विस के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। ये करती क्या है, कब शुरू हुई, इसको चलाता कौन है, किस मंत्रालय के नीचे आती है, बताइए साहब। लोगों को क्या कहें, मुझे भी नहीं पता था।
हालांकि हमें एक कोर्स छोटा सा पढ़ाया जाता था और ऑब्जर्वेटरी जहां मैं रहता था फार्म में, वो पास में एक ऑब्जर्वेटरी भी थी। मैं कई बार प्रेक्षण भी लेता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एक भारत मौसम विज्ञान विभाग है। और ये विभाग जो है, मैं कहूँगा कि बहुत पुराना विभाग है। वर्ष 1875 में इस विभाग की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में। 1857 की आजादी के पश्चात अंग्रेजों को लगने लगा था कि कहीं न कहीं अब हमें इस देश को बहुत जल्दी छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने एक नीति बनाई कि यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिकतम दोहन किया जाए। और दोहन करने के लिए सर्वेक्षण आवश्यक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया बना, जियोलॉजिकल सर्वे बना, बॉटनिकल सर्वे की स्थापना की, जूलॉजिकल सर्वे की स्थापना की, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की। और चूंकि कृषि थे, अंग्रेज तेज थे, मतलब दिमाग का अध्ययन अच्छा करते थे। हाँ, क्योंकि उनको पता लगाना था कि मिनरल्स कहाँ है, क्या क्या रिसोर्सेज है। और उस वक्त रेल भी उन्होंने आ गई थी 1800, उससे पहले ही आ गई थी। रेल आ गई थी 1852 में, 52 में आई थी। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन। और रेल का भी यही था कि टेलीग्राफ भी आ गया, जो जिससे उनको बड़ा फायदा हुआ था। तो उससे पहले, खासकर विद्रोह दबाने में उससे पहले मीटरोलॉजिकल रिपोर्टर्स होते थे अलग अलग प्रोविंसेस के। तो ऑब्जर्वेटरीज भारत में 18वीं शताब्दी से प्रेक्षण लिए जाते थे। 19वीं शताब्दी कि 18वीं से शुरू को कुछ प्रेक्षणशालाएं हमारी पुरानी है। पर 19वीं शताब्दी में तो सघनता बढ़ गई। और उनका ये काम था कि अब चूंकि हमें कहाँ पर किस जीन्स का पैदावार कैसे होगी, इसका एक आकलन उनको करना होता था। तो जो कलेक्टर वर रेवेन्यू कलेक्टर्स, तो उनके कार्यालय में ये आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। तो और आगे चल करके वो एक उसका रूप बना कि 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना, तब उसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था। कलकत्ता लोग भूल जाते हैं कि राजधानी था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में सबसे पहले बंगाल पे कब्जा जमाया। बिल्कुल, वहीं से एम्पायर शुरू हुआ। बिल्कुल, उसके पहले तो इनके पास थे, मुंबई भी थी, मद्रास भी था और फोर्ट विलियम भी था, लेकिन इन्होंने कब्जा पूरे सूबे में सबसे पहले 1757 और वहीं से राजधानी, से फिर राजधानी रही काफी दिन। मेरे ख्याल से 1911 में ही बदली इन्होंने। राजधानी 1911 में बदली थी, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय उन्होंने कलकत्ता से उससे लगभग उसी वक्त शिमला में स्थापित कर दिया। क्योंकि 8 महीने तो शिमला रहते थे वो। दिल्ली तो नाम की राजधानी थी, गर्मी से भाग लेते थे, शिमला में रहते थे। तो शिमला में मॉल रोड पे हमारा दूसरा मुख्यालय था। और तीसरा मुख्यालय 1923 में शायद पूना में आ गया। अच्छा, पुणे में। और इसीलिए पूना को ऑफिस जो बोलचाल की भाषा में और स्थानीय लोग जो है शिमला ऑफिस कहते हैं। अच्छा, शिवाजी नगर में कार्यालय है। वो मुठा रिवर के उस तरफ उस वक्त आबादी नहीं थी। फिर देश जब आजाद हुआ उससे थोड़ा पहले ये दिल्ली में आ गया। और जब शुरू में ये कार्यालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, मैंने जब इसमें सेवा में प्रवेश किया तब ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड टूरिज्म में था। तत्पश्चात वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आया और 2007 में ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आया। तब से ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में है। अच्छा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जी। तो इसको सबसे ऊपर कौन बैठता है इसके? इसका मुखिया जो है महानिदेशक होता है। महानिदेशक वैज्ञानिक होता है कि IAS होता है? ये वैज्ञानिक होता है। अच्छा, चलिए, आप लोग भस्मासुर से बच गए। जहां मैं तो हमेशा कहता हूं कि जहां जहां IAS हाथ रख देता है उसका सर्वनाश हो जाता है। यहाँ सरस डेयरी का ही देख लीजिए हाल। मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात कही। कई विषय
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बाहर निकले, पर्यावरण मंत्रालय आप देख लें, ये भी एक प्रोजेक्ट था। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है या टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब पहले प्रोजेक्ट्स बन के DST के प्रोजेक्ट्स थे और बाहर आए। और शुरू में इनके भी जो अध्यक्ष होते थे, कार्यकारी लोग होते थे, वैज्ञानिक होते थे या तकनीशियन होते थे, बाद में ये प्रशासक हो गए। और अब उनकी दोनों ही बातें, नुकसान अधिक है, लाभ कम है। हाँ, देखिए, मेरा ही मानना है, इस मुद्दे पे कभी और बात करेंगे, क्योंकि मैंने काफी दुनिया देखी है। ऐसा नहीं है कि मैं खूब मंडूक रहा हूं, और मैंने ये पाया है कि ये कॉलोनी में कोई भी शक्ति रही हो, उसको केंद्रीकरण की आवश्यकता थी जी। उस कारणवश वो हर चीज के ऊपर ICS बैठा देता था। लेकिन आजादी के बाद हमने अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम भी उसको और बिगाड़ दिया है। पहले तो वैज्ञानिक वो बहुत जगह बैठाते थे, और पहले जो अंग्रेज इंजीनियर होता था वो कलेक्टर के सामने लेटता नहीं था। आज के दिन हर जगह IAS है, वो कहते हैं नहीं, हम स्पेशलिस्ट से पूछ लेंगे। और यथार्थ ये है कि आप पूछ लेंगे, लेकिन आपका न तजुर्बा है, आपका न ज्ञान है, तो आप निर्णय कैसे ठीक लेंगे। और मैंने बहुत IAS देखे हैं, बैचमेट भी देखे हैं, वर्ल्ड बैंक में भी देखे हैं, हर जगह देखे हैं। अधिकांश लोगों को नोट लिखना आता नहीं है। तो दिक्कत क्या हो गई है कि करना चाहते हैं राज, पर आता नहीं है काज। मैं बार बार कहता हूं। और अंग्रेजों ने अपने यहाँ अलग सिस्टम बनाया, 2 खाने बनाए ना उन्होंने, एक मालिक के लिए, एक नौकर के लिए। और हमारे लोग आज भी नौकर का खाना खा के बड़े प्रसन्न हैं। और IAS हमेशा बोलता है, नृपेंद्र मिश्रा बोलते हैं, जो कि इस देश के बड़े नामी गिरामी IAS हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि IAS का काम करना नहीं है, काम कराना है। तो इसका मतलब कि मैं और आप नृपेंद्र मिश्रा का जूता चमकाने के लिए ही पैदा हुए, वो बताएंगे क्या करना है। क्योंकि ब्राह्मण हैं, वो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, हम तो वैसे ही नीच हैं, और ऊपर से वो IAS हैं, तो वो भगवान हैं। हमको बस उनकी जो है सेवा करनी है, इसीलिए हम लोग पैदा हुए। मैं इस मानसिकता से काफी चिढ़ता जी। ये मानसिकता ही गलत है, और ये प्रगति इस देश की नहीं होने देगी, क्योंकि आप पद की पूजा कर रहे हैं, कर्म की नहीं और ज्ञान की नहीं। इससे मेरा बिल्कुल मतभेद है इस सिस्टम से। तो खैर, आगे चलते हैं आपके जीवन पे कि आप इसमें आ गए, और इसमें पहली पोस्टिंग कहाँ थी और कार्य आपका क्या था? मेरी प्रथम पदस्थापना पूना में ही हुई। अच्छा। वहाँ पे कृषि मौसम अनुभाग है, मेरी उसमें नियुक्ति हुई। और मैं कृषि और मौसम, हम लोग पहले 3 ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे। उससे पहले मौसम विभाग में कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं थे। और चूंकि मैं इस बैच को 32 लोगों का था, इसका मैं टॉपर भी था, तो मैं जब गया तो मुझे थोड़ा हतोत्साहित भी किया। हमारे निदेशक थे जो प्रशिक्षा के, उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो, कृषि वाले यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस बैच में शीर्ष पे हो तो कहीं आगे चल के महानिदेशक बनोगे। ये गलतफहमी मत रखना, क्योंकि जैसे आर्मी में जो लड़ाकू सैनिक होता है, इन्फेंट्री, वो चीफ बनता है, एसी का नहीं बनता, सप्लाई ऑर्डिनेंस ये नहीं बनता है। एयरफोर्स में भी जो पायलट, जो फाइटर उड़ाता है वो बनेगा, जो ये बाकी लोग हैं ये नहीं बनेंगे। तो वो कृषि वाले हो, एंसिलरी वाले हो। मुझे वो उसने एक बहुत बड़ी चुनौती दी। मैंने कहा अब मैं आया हूँ तो चीफ बनूंगा, ये मेरे मन में ठाना। जुझारू है। हाँ, मन में ठाना। और वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अवसर काम करने का नहीं मिला, लेकिन हमने एक दृष्टिकोण कि मौसम की सूचना को कृषि में किस प्रकार प्रायोगिक रूप से उसका उपयोग करें,
वो व्यवस्था पे मैंने काम शुरू किया और कुछ सफलता भी मिली। और इस बीच में वर्ष 83 में दक्षिण ध्रुव प्रदेश में जो एंटार्क्टिक है, वहाँ पे एक एक्सपीडिशन जिसमें कि एक दक्षिण गंगोत्री नामक स्टेशन की स्थापना करनी थी, उसके लिए मेरा चयन हो गया। बहुत बड़ी चीज थी, मुझे याद है। हाँ, मैंने काफी पढ़ा था इंडिया के एंटार्क्टिका साइंस एक्सपीडिशन के बारे में। लोगों ने काफी परिश्रम किया, काफी कष्ट सहा। उस समय तो आज की तरह टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो टेंट्स में रहे आप लोग। तो बताइए कुछ। हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी कि समय के बारे में। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी कि कितनी कठिनाइयां है। आप रेगिस्तान के आदमी और कुछ अता पता था नहीं, लेकिन वॉलंटियर्स मांगे थे और हमने वॉलंटियर अपने आप को दे दिया और फिर चयन हो गया। हमारा मेडिकल और फिजिकल और मेंटल टेस्ट हुआ, तो उन्होंने हमें देखा कि नहीं ये ठीक है, तो करके फिर हमें एक भारतीय सेना का एक संस्थान है, हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, हास। हाँ, मेरे एक मित्र उसको चलाते थे। हाँ। तो वहाँ हमें प्रशिक्षण दिया गया। ये द्रास क्षेत्र में एक मचोई ग्लेशियर है। ग्लेशियर के पास में टेंट में रख के 2-3 सप्ताह हमें करीब 18 दिन रखा वहाँ पे, और फिर आइस क्राफ्ट और किस तरह से उस परिस्थितियों में रहे, और एक्लेमेटाइजेशन भी हो गया। और सीधी चट्टान, बर्फ की चढ़ना उतरना, रैपलिंग, ये वो सारा कुछ सिखाया हमको। और तब मुझे मैंने भी माउंटेनियरिंग की है। मजा काफी आता है। शुरू में डर लगता है, बाद में आनंद लगता है, मजा आता है। मुझे तो खैर शौक है इन सब चीजों का, तो बड़ा मजा आया मुझे। तो समय नहीं मिलता है ये सब करने का। तो नहीं, हमारे कई साथी थे। जय बहुगुणा जो एवरेस्ट में जिसकी डेथ हुई, वीरेंद्र बहुगुणा, जय गुणा, दोनों भाई थे और दोनों की डेथ वहीं एवरेस्ट में ही हुई, ये हमारे साथी। एनीवे, तो फिर हम गए। तो उस वक्त ये जो है फिन पोलरिस नामक एक जहाज था। हम 13 वैज्ञानिक थे और हमारे साथ में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके 4 हेलीकॉप्टर थे, इंजीनियर्स थे। एक प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग जो थी, वो मतलब वुडन स्ट्रक्चर था, 2.5 स्टोरी का, 2 विंग्स थे। वो फिर हमने एक रिकॉर्ड टाइम में करीब 2.5 महीने में उसकी स्थापना की। और खड़ी की आपने खुद खड़ी? हाँ, हम लोग सब मिलकर, हमारा रोस्टर होता था। दुर्भाग्य से हमारे साथ 3 बड़ी दुर्घटनाएं घटी उस एक्सपीडिशन में। हम पहले तो जब हम जा रहे थे तो ये आइस ब्रेकर था, आइस कटर नहीं था। और अच्छा, दोनों में फर्क समझाइए हमारे। मैं तो जानता हूँ, लेकिन फर्क ये है कि पहले मैं भी नहीं जानता था। तो आप जरा फर्क समझाइए सबको। एंटार्क्टिक द्वीप, महाद्वीप के चारों तरफ एंटार्क्टिक महासागर है और ये महासागर भी जम जाता है, और जो सर्दी है उसमें उसकी बर्फ की मोटाई और विस्तार दोनों बढ़ जाते हैं, और गर्मी में ये कम सिकुड़ जाता है। तो हम जो एक्सपीडिशन जाते हैं वो गर्मी में जाते हैं, दक्षिण गोलार्ध की गर्मी में, तो ताकि आपको कम से कम बर्फ का सामना करना पड़े, आप भूभाग के काफी करीब जा सके। तो मतलब यहाँ गर्मी रहती है, वहाँ सर्दी रहती है, और वहाँ जब सर्दी रहती है यहाँ गर्मी रहती है। और ठीक दक्षिण ध्रुव हो या उत्तर ध्रुव हो, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। और जो आप दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो ये अवधि कम होती जाती है। हम करीब 68 डिग्री साउथ पर हमारा स्टेशन था। तो यहाँ पे करीब 3 महीने का दिन और 3 महीने का रात, और ये 2 ट्रांजिशन पीरियड होते थे जिसमें कि सूर्य पहले ऊपर ऐसे दिखता रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे आकर बिल्कुल क्षितिज पे आ जाता है, और फिर सूर्यास्त हो जाता है। गोधूली भी लंबे समय तक रहती है, और इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि आइस ब्रेकर और आइस कटर में, आइस ब्रेकर में इस चट्टान को जहाज वेग से जाकर के और टकराता है। जब टकराता है तो उसमें एक दरार पड़ जाती है,
फिर उस दरार में अंदर टक्कर मारते मारते इस प्रकार बर्फ तोड़ते तोड़ते वो आगे बढ़ जाता, तो गति बहुत धीमी होती है। आइस कटिंग की कुछ तकनीक है, उसमें फिजिकल कटिंग भी है, पर आमतौर पे न्यूमेटिक पंप से प्रेशर्स उस चट्टान के नीचे क्रिएट करते हैं, जिससे कि बर्फ की शिला जो है विखंडित हो जाती है और फिर वो उसमें। लेकिन एक खास बात है कि आप जहाज को खड़ा नहीं कर सकते। अगर थोड़े समय खड़ा हो तो उस सर्दी में जहाज अगर पानी में जम गया तो फिर माचिस की बॉक्स की तरह वो फिर टूट जाएगा। तो अब ये कहीं जो आइस बर्ग्स होते हैं बड़े बाहर, तो वो एक भाग दिखता है, 9 भाग अंदर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पायलट ठीक से जज नहीं कर पाता है, तो हमारे पायलट से भी चूक हुई और हम एक आइसबर्ग से टकरा गए। और अच्छा सौभाग्य ये रहा कि कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन हम फिर जब पहुंचे और हमने अपनी मशीनें उतारी और काम शुरू किया, तो तीसरे ही दिन हमारा एक हेलीकॉप्टर, अब चूंकि हम बिल्कुल तट पे नहीं जाकर के 1-2 किलोमीटर दूर अपने जहाज को घुमाते थे, और वहाँ एक पोलिनिया था। पोलिनिया की जहाँ की समुद्र गर्म होता है, वो जमता नहीं है। ऐसे स्थानों की तलाश करते हैं ताकि आप आराम से ईज ऑफ ऑपरेशन होता है। तो अब जहाज के डेक में से सामान निकालना है और हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, उसके नीचे आप स्विंग लगाते हैं। ये बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि एक तो हवा वैसे ही तेज, तापमान 0 से 20 डिग्री 18 डिग्री इतना कम है, और ऊपर से जब हेलीकॉप्टर आता है तो डाउन ड्राफ्ट इतना ज्यादा होता है कि आप बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। दस्ताने नहीं पहनो तो हाथ अकड़ जाते हैं, पहनो तब तो वो हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। किसी मेटल को आप टच नहीं कर सके, टच करेंगे तो आपकी चमड़ी वहीं रह जाएगी। और पहनने से क्या है कि उसको हुक वगैरह लगाना बड़ा मुश्किल कार्य था। बहरहाल ये तो पहन के लगाया कि बिना पहने लगाया? पहन के लगाना पड़ता है, हाँ, क्योंकि नहीं तो आपकी तो चमड़ी, तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है। तो अब वो किया, और जो हमारा जो हेलीकॉप्टर का मेन रोटर है वो क्रेन की एक आर्म से टकरा गया, और टकराया, और फिर जो वो घर्षण करता हुआ जहाज के साथ साथ हम सौभाग्यशाली रहे कि जिस तरह वो घर्षण करके गया, उसके दूसरी दिशा में मेरे हाइड्रोजन सिलेंडर्स थे जो हम बैलून के लिए ले जाते हैं। हमारा एविएशन फ्यूल था, हमारा ईंधन पूरा का पूरा उस साइड में था, तो हम बच गए। लेकिन और फिर वो जहाज हेलीकॉप्टर जाके ऐसे उल्टा गिर गया। तो पायलट 5 लोग अंदर थे, पांचों बच तो गए, लेकिन वो फिर जीवन भर कोई पंगु हो गए, कुछ हो गए। लेकिन वो कैसे उनको भेजा वापस? नहीं, वापस नहीं भेज पाए, वापस तो वहीं पड़े रहे। वहीं रहे। और हमारे पास 3 डॉक्टर थे, एक नेवी से, एक एयरफोर्स से, एक आर्मी से, और एक अच्छा हॉस्पिटल, पूरे इक्विपमेंट थे। और वहाँ पे एक और अच्छी बात है कि हमारे से थोड़ा दूर एक रशियन और ईस्ट जर्मन कैंप कंबाइंड था उस समय ईस्ट जर्मनी थी। हाँ, 1983 है जी। तो 1989 में ईस्ट जर्मनी बर्लिन वॉल गिरी। हाँ, तो वो भी अलग जमाना था। वो भी था, और उनके भी डॉक्टर थे। तो हमारा ये समझौता था कि अगर ऐसा होता तो वो ले गए उनको। नहीं, हाँ, हमारे शिप में बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, तो वो ले गए इन 5 लोगों को। क्या हमने अपने पास ही रखा। हाँ, उनकी आवश्यकता जब पड़ती थी तो वो आ जाते थे। सर्जन भी था हमें से एक, उनमें डॉक्टर्स में से। तो 5 लोग जो है जीवन भर बच गए, लेखन जीवन भर कुछ उड़ा नहीं पाए। किसी को हाथ ठीक नहीं हुआ, पैर नहीं ठीक हुआ, किसी कुछ हो गया। तो खैर अभियान बहुत रोमांचक रहा, और रिकॉर्ड समय में भारतीय दल ने इसकी स्थापना की और पहली बार विंटरिंग किया था। हालांकि फिर ये स्टेशन जो 83-84 में बना, 89 में इसको अबंडन करना पड़ा। अच्छा, क्योंकि आइस शेल्फ के ऊपर था। आइस शेल्फ जैसे ये कॉन्टिनेंट है, तो इसका जो दबाव है, क्योंकि बर्फ की मोटी परत है, ये कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, एवरेज थिकनेस 1.6 किलोमीटर है। और आउटक्रॉप्स जिसको आप पहाड़ी के रूप में देखते हैं, करीब 2% भाग ऐसा है,
एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज है। तो वो बहुत कम है। तो उसके दबाव से ये उसके बाहर निकल जाता, आइस शेल्फ कहते हैं उसको। अगर इस पर कोई भी आप कैंप बनाते हैं तो चूंकि ये गर्म रहता है तो धीरे धीरे पिघलते पिघलते सिंक कर जाता है। तो ये भी सिंक हो गया, अल्टीमेटली उसको अबंडन करना पड़ा था। तो अब नया बनाया होगा। फिर एक मैत्री बना, फिर भारती बना। ये अब ऑपरेशनल है, वो ये पहाड़ी क्षेत्रों में है। ठीक, ये जो आउटक्रॉप जो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पानी के स्रोत भी जो शुद्ध पानी, तो वहाँ पानी सब बर्फ शुद्ध ही है। पिघलाव पानी की कोई दिक्कत है नहीं, ऑक्सीजन की दिक्कत है नहीं, बस दिक्कत तापमान और हवा की है बस। बाकी तो कितने दिन थे आप? 4 महीने का। 4 महीने थे। और गर्मी में थे आप? वहाँ की गर्मी में। हाँ। फिर लौट आए, फिर क्या किया आपने? लौट के आए और फिर तो आपका नाम हो गया होगा। हाँ, उस वक्त बड़ी ख्याति मिली। हाँ। और एक अपने आप को ऐसा लगने लगा कि अब हम एक नए ऑर्बिट में आ गए और कुछ अच्छा कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी आया। हाँ, ये अब अंटार्कटिका जाने के बाद तो आएगा ही। वहां तो इतना काम किया, इतने कठिन परिस्थितियों में, तो उसके बाद हौसला तो बढ़ ही आता है। फिर वर्ष 89 में तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक सोचा कि ये जो मौसम का पूर्वानुमान है उसकी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। और उन्होंने एक नया केंद्र स्थापित किया था, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, DST में था। ये तो IAS के भस्मासुर हाथ के नीचे नहीं था। तो अच्छा है, आप जीवन में बचे रहे भस्मासुर से। अभी बहुत तो ऐसा नहीं कह सकते, आगे चल करके साधना किया हमने। अच्छा। लेकिन जब इसमें 5 प्रधान वैज्ञानिक अधिकारियों की पोस्ट निकली थी तो उसमें हमने भी अपना बस्ता जमाया, अप्लाई किया। सौभाग्यशाली रहे कि मेरा उसमें चयन हो गया। तो यहाँ मुझे एक लाभ हुआ कि यहाँ मैं मौसम विज्ञानी ग्रुप ए पोस्ट थी और अंडर सेक्रेटरी के रैंक में मेरी पदोन्नति हुई थी और तीसरे ही महीने मुझे अगला प्रमोशन भी मिल गया। तो मुझे जीवन में 5 साल यहाँ पे मेरे इस जॉब ट्रांसफर के कारण मुझे मिले, पर काम बड़ा चुनौतीपूर्ण था। सुपर कंप्यूटर आया पहली बार और उस वक्त अमेरिका सुपर कंप्यूटर भारत को बहुत मुश्किल से दिया। राजीव ने, रोनाल्ड रेगन प्रधानमंत्री थे, उनसे व्यक्तिगत राष्ट्रपति थे, सॉरी, ये प्रधानमंत्री थे, वो राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने फिर आपस में एक समझौता हुआ और उन्होंने कहा कि आप किसी इसको एटॉमिक शोध के लिए या किसी सैनिक कार्य के लिए उपयोग नहीं करेंगे। तो हमारे कंप्यूटर में वहाँ के 2 वैज्ञानिक मॉनिटरिंग भी करते थे, यहाँ बैठते थे कि हम कोई जॉब ऐसा तो सबमिट नहीं कर रहे हैं जो मौसम के अलावा कुछ। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, जेन्युइनली है, तो वो चले गए। तो वहाँ कितने दिन थे आप? वहाँ फिर मैं वहाँ 3 खंड थे। एक तो मॉडलिंग ग्रुप था, एक जो कंप्यूटर और IT ग्रुप था और एक एप्लीकेशन डिवीजन था। मैं उस एप्लीकेशन डिवीजन का मुखिया था और हमारा प्रमुख काम यह था कि जो न्यूमेरिकल मॉडल का आउटपुट होता है, अब तक भारतवर्ष में इस न्यूमेरिकल मॉडल के आउटपुट को लोग कहते थे कि इसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। वर्ष 1991 में पहली बार हमारे ग्रुप ने ये एक विधा विकसित की कि उसको और परिष्कृत करके और उसको उपयोग में लाने जैसी गुणवत्ता, सटीकता हमने उसमें लाई। और फिर कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और IITs, इन स्थानों पर हमने कृषि मौसम यूनिट्स की स्थापना की पूरे देश में। और पहले हम जलवायु परोक्ष पूर्वानुमान देते थे, फिर वहां से हम जिला स्तर पे आए, आप आजकल फिर ब्लॉक स्तर पे आए। तो ये एक बड़ी लंबी मैं कहूँगा कि यात्रा थी जिसमें कि मौसम पूर्वानुमान की गुणवत्ता में तो उत्तरोत्तर सुधार होता ही गया
और उसका कारण था कि अच्छे मॉडल, अच्छी कंप्यूटिंग पावर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर हमारे पास भी था। आज भी भारत विश्व की चौथी बड़ी मौसम विज्ञान के लिए कंप्यूटिंग पावर है। हमारे पास में करीब 22.8 पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग पावर है। बहुत बड़ी कंप्यूटिंग पावर है। और इसका श्रेय राजीव गांधी को जाता है। शुरू का श्रेय राजीव गांधी, और टेलीकम्युनिकेशन भी तब जो है मौसम विभाग, आपको ये जो विज्ञान बड़ा विचित्र है। इसमें सबसे बड़ी बात प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशंस। यू हैव टू, आप पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे, समुद्र के लेने पड़ेंगे, वायुमंडल के लेने पड़ेंगे, समग्र। और उसके बाद में आप जो प्रारंभिक अवस्था है मौसम की, वायुमंडल की, उसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें वैश्विक सहयोग बहुत होता है, और जो प्रेक्षण की व्यवस्था है उसमें सैटेलाइट्स भी है, रडार भी है, साउंडर्स भी है, सरफेस के भी है। और ये मतलब इतने ज्यादा आंकड़े आप पैदा करते हैं कि उनको हैंडल करने के लिए आपको सांख्यिकी की आवश्यकता, डाटा माइनिंग, डाटा हैंडलिंग, तो ये भी अलग विज्ञान है। बिल्कुल। और फिर मॉडलिंग करना, मॉडलिंग के बाद में मॉडल आउटपुट का पोस्ट प्रोसेसिंग करना, तो वहाँ अलग किस्म के विज्ञान की जरूरत है। तो मैं कहूँगा कि एक समग्र दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो भी मौसम विज्ञान विभाग में काम करता है उसे हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि भूमंडल की हो, वायुमंडल की हो, समुद्र मंडल की हो, प्रेक्षण से लेकर के और उनके विश्लेषण की सारी बातें हैं। बड़ा व्यापक विषय है ये। तो वहाँ आप कई वर्ष थे, और उसके बाद क्या किया? मैं बीच में कुछ दिनों एक नेब्रास्का विश्वविद्यालय है, अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, वहाँ कुछ विजिटिंग साइंटिस्ट रहा। मिडवेस्ट में है? हाँ, मिडवेस्ट में है। मैं गया हूँ नेब्रास्का। जी, लिंकन में विश्वविद्यालय है। और फिर वापस आ गए, और वर्ष 2006 में हमारी एक विश्व मौसम संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एकक है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। आपने एक बात कही कि ये प्रशासकों से कैसे बचे, तो ये भी एक वैश्विक व्यवस्था में जितनी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के एकक है, संगठन है, उनमें एक स्थायी प्रतिनिधि होता है, एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हर एक देश का होता है। सभी बाकी जितने भी प्रकल्प हैं, चाहे WTO है, चाहे FAO है, चाहे लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, नेम इट, उन सब में मंत्री लोग जो है स्थायी प्रतिनिधि होते हैं। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र संयुक्त राष्ट्र का ऐसा संगठन है जिसमें अधिकांश परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उस देश के मौसम विभाग के अध्यक्ष, निदेशक, महानिदेशक, तो आप थे? तो मैं था। अच्छा। तो मैं 2000 एक चीज, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ तक मुझे याद है कोई IAS या IFS है WTO में? 2-3 होते हैं। अच्छा। 2-3, एक हर्ष भी थे हमारे समय पे, हर्ष सिंह थे। अच्छा। और भी 2-3 होते हैं, अलग अलग उसके भी विषय है। तो वो, और UN में तो IFS होता है, फॉरेन सर्विस का होता है, तो मंत्री नहीं होते न, वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो अलग विषय है। हाँ, तो वो तो सेवा है। हाँ, लेकिन WTO में मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, चेक कर लेंगे। हाँ। चलिए आगे चलिए। तो आप थे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। उससे पहले जो है 2006 में मेरा एक WTO के टेक्निकल कमीशंस होते थे, एक कृषि मौसम का कमीशन फॉर एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी, उसका मैं उपाध्यक्ष। ये सब चुनाव होता है, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पद हैं, जो वैश्विक पंचाट है, उसमें चुनाव से होता है, 4 साल का कार्यकाल होता है। तो मैं 2006 में भारत सरकार ने मुझे उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाया और मैं जीत गया। तो मैं तब से मेरा इंडक्शन उस सेवा में हो गया। तो मैं जब स्थायी प्रतिनिधि बना तो उससे पहले मुझे अच्छा खासा अनुभव था कि किस प्रकार मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय जो डायलॉग और सहयोग होता। हमारे यहाँ सहयोग बहुत होता है, पर राजनीति तो देखिए होती ही है, उससे आप नहीं बच सकते।
क्योंकि रिसोर्सेज हैं, उनका बंटवारा भी हो रहा है। वो तो हो गया है। हाँ। तो कितने साल थे आप परमानेंट मैं रिप्रेजेंटेटिव? महानिदेशक रहा, तब तक रहा, लेकिन इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ। जलवायु परिवर्तन पर 3 संस्थान है। जो सबसे एपेक्स संस्थान है वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC है। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, और ये जलवायु परिवर्तन पे नीति निर्धारण और उसके क्रियान्वयन संबंधी कार्य करते हैं। उसके पश्चात एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC बना। वो उसका काम है कि जो इसके वैज्ञानिक आयाम है, जलवायु प्रेक्षण हो, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका प्रभाव क्या है, एडेप्टेशन मिटिगेशन क्या हो, ये सब काम देखने समझने के लिए IPCC की स्थापना हुई। उसमें भी एक पचौरी 2 टर्म अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 2013 में एक इंटर गवर्नमेंटल बोर्ड ऑन क्लाइमेट सर्विसेज IBCS की स्थापना हुई, और पहले ही चरण में भारत सरकार ने मुझे उपाध्यक्ष के लिए कहा कि चुनाव लड़ा जाए, तो मैं चुना गया उसमें। तो एक टर्म उपाध्यक्ष रहा, और अगली टर्म में भी मैं उपाध्यक्ष था, लेकिन किसी कारण से अध्यक्ष को जाना पड़ा, तो मैं वो लगभग 3.5 वर्ष तक अध्यक्ष रहा। वो कार्यकाल मेरा 2019 के दिसंबर में समाप्त हुआ। तो कहाँ पर है ये संस्थान? ये जिनेवा में है। तो आप जिनेवा रहे कई साल? नहीं, जिनेवा में हमारा ये सिस्टम ये होता है कि वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। अच्छा, तो आप रहते नहीं है। जब कार्यकारिणी की वर्ष में एक बार बैठक होती है, तब आप 2-3 सप्ताह लगातार रहते हैं। अन्यथा आप गए 3-4-5 दिन काम किए, वापस आ गए 5-4 दिन काम किए, वापस आ गए। जिनेवा कैसा लगा आपको? जी, बहुत सुंदर शहर है, और अच्छे वातावरण है, और वहाँ चूंकि संयुक्त राष्ट्र की बहुत संस्थान वहाँ पर है, भरे पड़े हैं, तो मैं कहूँगा कि यूरोप में एक अलग एक उसका निश कल्चर है। तो ठीक था। अच्छा, बढ़िया। तो 2019 से आप क्या कर रहे हैं, पिछले 6 साल से? मेरा सेवानिवृत्ति तो 2014 में था। पर कुछ योग ऐसा बैठा कि 2012 से लोगों को लगने लगा कि जो मैंने महानिदेशक के रूप में सेवाएं दी, और उस वक्त डिपार्टमेंट का मॉडर्नाइजेशन हुआ, नए मॉडल लेके आए, कंप्यूटिंग पावर बढ़ी, सैटेलाइट क्षमताएं भी बढ़ी, और जो पूर्वानुमान की गुणवत्ता थी उसमें इजाफा हुआ, और सेवाएं भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में सुदृढ़ हुई। ऐसा होने से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मुझे 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया। तो 2016 हो गया, और 16 के पश्चात जो सेंडई, जापान में सेंडई कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो तब वहाँ बने थे। तो भारत सरकार का एक प्रतिनिधित्व तब गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में हम 5-6 लोगों का एक दल गया था, और हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया। और तो वर्ल्ड बैंक के कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पे अप्रोच किया कि आप कब रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद हम दक्षिण एशिया में कुछ कार्यक्रम डिजास्टर मैनेजमेंट पे और कृषि पे और मौसम पे करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ चिन्हित किया, और फिर सेवानिवृत्त होते ही मुझे एज कंसल्टेंट जो एपेक्स लेवल का कंसल्टेंसी दिया उन्होंने, जो मैं 2023 तक उसको किया कि मैं 70 वर्ष का हूँ तब तक करूँगा, तो मैंने उसको किया। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक के भी साथ आपने काम कर लिया? हाँ, 5 विषय जो है दक्षिण एशिया में, मौसम, जलवायु, जल, कृषि और आपदा प्रबंधन। और उसके बाद आप लिख पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? हाँ, मैं कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ, और कई भारत सरकार की कमिटीज और संस्थानों से भी जुड़ा हुआ हूँ। कुछ संस्थानों के रिसर्च काउंसिल का अध्यक्ष हूँ, तो कहीं गवर्निंग काउंसिल का
सदस्य हूँ। कुछ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी जो पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस करिकुलम रिवीजन का भी मैं अध्यक्ष रहा, और उनका जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है विश्वविद्यालयों का, उसमें भी काफी काम किया। उस अपील कमेटी में भी सदस्य रहा, और कई जगह। तो चलिए, आपका जीवन मतलब गांव से शुरू हुए और स्कूल जाने का एक समय दिल भी नहीं था, और आप आज इतनी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदों पर हैं। आपको मारवाड़ रत्न भी मिल चुका है, तो काफी प्रेरक आपका जीवन रहा है। एक खास बात बताऊं, ये जो ईश्वर बड़ा कृपालु रहा कि पूरा विश्व घूम लिया, और विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ 2-4 लोग जानते नहीं हो। और कुछ मेरी आदत भी है मित्र बनाने की, तो अब धीरे धीरे दूर हो गए, लेकिन 2-4 लोग जानते अवश्य हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में काम करने का ये फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया अपना निजी जीवन जी। अब बात करते हैं कि आज विश्व और भारत के सामने चुनौतियां क्या है। आपने इतना काम किया है, और बात हम कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, जल के बारे में। तो आप बताइए मुख्य चुनौतियां क्या हैं, और एक दफे आप चुनौतियों पे बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे कि क्या नीतियां हो सकती हैं, क्या संस्थाएं हो सकती हैं, क्या काम हम कर सकते हैं। ये जो चुनौतियां जिनका आपने जिक्र किया, ये चुनौतियां स्थानीय कम है, वैश्विक अधिक है, और इनका परस्पर संबंध है। क्योंकि मौसम को और जलवायु को ले तो ये तो भौगोलिक सीमाओं को तो जानता नहीं है। भौगोलिक सीमाएं तो हमेशा बदलती रहती है। ये तो हमने बनाई है। हवा के लिए तो निर्बाध है सब कुछ। तो और पर्यावरण की जो समस्या है और जल के प्रदूषण की जो समस्या है, ये सबसे गंभीर समस्याएं हैं। और अब तो पढ़ने में आ रहा है, और आप बताइए, आप हम लोगों को शिक्षा दीजिए कि प्लास्टिक एंटार्क्टिका तक पहुंच गया है। ओशन में जो है प्लास्टिक तो अब एक फूड चेन का भाग बन गया है। क्योंकि जितना भी प्लास्टिक समुद्र में गया, समुद्र में मछलियों के माध्यम से आप उसको खा रहे हैं, पूरे बायोलॉजिकल साइकिल में है। उसी तरह गेहूं में भी आ गया होगा, सब में आ गया है। और जो प्रदूषक हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका भी अपना क्षेत्र है। तो अगर आपको सस्टेनेबल सतत जीवन की अगर आपकी परिकल्पना है, आपकी स्वयं की, आपके परिवार की, आपके देश की, आपके पूरी वैश्विक परिकल्पना है, तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो जीवन शैली जिसके हम और बढ़ गए हैं, इससे वापस कैसे आए। ये सबसे बड़ी चुनौती ये है। और ये काम बातें हम चाहे कितनी करें, आसान नहीं है। एक बात बिल्कुल आपने सत्य वचन का, आसान बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, यही प्लास्टिक है। हाँ, हमारे बगल में। हाँ, ठीक है, हमारी पेंसिल ये भी शायद प्लास्टिक ही है। रबर है, प्लास्टिक है, लेड है। हाँ, तो हम तो बाकी कुछ नहीं लिए हुए हैं, और यहाँ भी मेटल है। मेटल तो उतना, खैर शायद उससे उतना नुकसान नहीं हो, लेकिन जीवन शैली में ही हमारा जो माइक है, इसमें भी प्लास्टिक है, सब कुछ। तो अभी जो काम चल रहा है, क्योंकि अब ये तो समझ में आ गया कि जितना भी पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल कारण प्रदूषण है। प्रदूषण के कई प्रकार हैं, और हर प्रकार के प्रदूषण को लड़ने की अलग अलग विधाएं हैं, उनके प्रभाव अलग हैं। तो उसी दृष्टिकोण से, लेकिन अगर व्यापकता की बात करें तो अब ये जो परिवर्तन हो गया है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वायुमंडल का तापमान तो 1-1.5 डिग्री बढ़ गया। उसके कारण मौसम की जो अतिरेक घटनाएं हैं, उसमें वृद्धि हो गई।
देखिए कितनी बाढ़ आती है, विश्व भर आती है। हाँ। अफ्रीका में देखिए कितनी दुर्दशा है। हाँ। सूडान में या लेक चैड, अधिकांश लोगों को पता हाँ, भी नहीं होगा जी। मैप पे किधर है। हाँ। लेक चैड में पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले कि 90 से 95% सूख चुकी है। बिल्कुल। तो अब युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा भाई? पानी नहीं के लिए तो सब लोग लड़ मरेंगे ना। जब पानी इतना सा है और आदमी बढ़ गए, आबादी बढ़ी है अफ्रीका की, तो इसीलिए युद्ध भी है इतना अफ्रीका में आज के दिन। बहुत अच्छा गंभीर विषय आपने उठाया कि अब पृथ्वी पे तो जल ही जल है, इतना जल है, लेकिन शुद्ध जल जो है उसकी मात्रा तो बहुत थोड़ी है। जो जल तो 2% ही उपलब्ध है, उसमें भी शुद्ध जल की मात्रा और कम है। अब इस 2% में आपको खेती भी करनी है, अधिकांश तो पानी खेती के लिए चला जाता है, 90% तो उद्योग भी है, और फिर आपने जीवन यापन के लिए, रिक्रिएशन के लिए पानी चाहिए। और जितनी पानी की कमी होती जा रही है और जितना भूगर्भ से पानी का दोहन कर रहे हैं, तो जो भूगर्भ में भी जो दबाव है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। आप कहीं देख रहे हैं जमीन धंस रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और आपने भूगर्भ की बात की तो ग्राउंड वाटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एक आप इस पे हमको शिक्षित करिए कि बहुत से वैज्ञानिक ये कह रहे हैं मिडवेस्ट में भी जैसे भूगर्भ में से पानी निकाल रहे हैं और हमारे यहाँ भी निकाल रहे हैं, और कहना यह है कि एक दिन पानी रहेगा ही नहीं। क्योंकि ठीक है आप 5 मीटर पे पंप कर रहे थे, 10 पे किए, 20 पे किए, लेकिन एक दिन पानी ही नहीं रहेगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? और दूसरी चीज लोग कह रहे हैं कि जो प्राचीन भारत में और हर जगह, हर प्राचीन सभ्यता में जो पानी को बचाने की तकनीकें थी कि लोग तालाब बना देते थे, लोग बावड़ी बनाते थे कि पानी को गड्ढे में रोक लिया और वो पानी नीचे जमीन में जाता था। वो दुनिया भर कम हुई है। बंगलौर में जितनी झीलें हैं वहां कॉलोनी बन गई हैं। गांव में अब तालाब पे कोई ध्यान नहीं देता है, तालाब में बल्कि मलमूत्र जाने लगा है। तो जो और आप इस पे हम लोगों को शिक्षा दीजिए कि ये कितना सत्य है और इसके परिणाम क्या होंगे। देखिए पानी की 2 अवस्थाएं हैं, सरफेस वाटर, सतही पानी, और भूगर्भ का पानी। और सरफेस वाटर में आते हैं नदी, तालाब, बांध, और वेल नहीं आएगी ना, वेल ग्राउंड वाटर का आएगा। अब कुआं नहीं आएगा, उसमें कुआं नहीं आएगा। पहले ये था कि कुएं भी थे और छोटे तालाब थे। फिर नीतिगत परिवर्तन हुए कि बड़े बांध बनाए जाए। बड़े बांध बनाने से मैं समझता हूँ फायदा तो हुआ पर नुकसान अधिक हुआ। ये दौर खासकर आया सोवियत रूस और अमेरिका के कारण। ग्रेट डिप्रेशन में बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े प्रोजेक्ट से बिल्कुल प्यार हो गया कैपिटलिज्म को भी और कम्युनिज्म को भी। बिल्कुल कि उनका मानना ये था कि हम मानस इंसान इतना ज्ञान है, इतना विज्ञान है कि हम सब कुछ प्रकृति को ही बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़े बड़े बांध का दौर वहां से शुरू हुआ और वो बड़े बड़े बांध भाखड़ा नंगल यहाँ बना, अफगानिस्तान तक में बांध बना रहे थे मेरे ख्याल से सोवियत रूस और अमेरिकी दोनों। तो ये विश्व, और असवान डैम बना इजिप्ट में और चीन में तो बन ही रहे हैं, अब तक बन रहे हैं। ये बहुत घातक है। और ये घातक इसलिए है कि पहला तो जहां बांध बनता है जल की प्रचुर उपलब्धता होनी चाहिए। तो ऐसी नदी पे बनेगा जिसका प्रवाह बहुत लंबे क्षेत्र में होता है। पानी रोक देने से पूरी पारिस्थितिकी जो है उसमें बदलाव हो जाता है। तो जो प्राकृतिक बहाव
की व्यवस्था है वो अवरोधित हो गई। वो अवरोधित हो गई, वो सब हाँ, बदल जाती है, हाँ। टूट जाती है। दूसरा, उसका लाभ जो है उन्हीं को मिलेगा जो उस बांध के एक दायरे तक है। जहां तक प्राकृतिक रूप से जिसको लाभ मिलना चाहिए टेल एंडर पे, वहां पानी नहीं पहुंचता है। भारत की परिस्थितियां कुछ क्षेत्रों में अलग है, कुछ नदियों के लिए। दूसरा, ये प्रबंधन जो है जल का सरकार के पास हो गया। आप देखिए, एक मूल बात है कि पहले जल का प्रबंधन गांव के लोग में, कुएं का प्रबंधन हो, तालाब का प्रबंधन हो, वो वहीं पे होता था। और जब से ये प्रबंधन सरकार के पास हुआ है तो आम जन ने ये कहा कि ये तो जिम्मेदारी सरकार की है कि मुझे पानी मुहैया करवाए। और जब आप मुहैया करवा देते हैं तब उसका इतना वेस्टेज करते हैं। आप किसी गांव में चले जाएं, आपको पानी बहता कीचड़ दिखेगा। अरे ट्यूबवेल चलती रहती है। मैंने कितने गांव में देखा है, और पिछले 25 साल से देखा है। मैं तो 17 साल पे घर छोड़ के भाग गया था, तो काफी गांव देहात चला, और पहली दफे चला क्योंकि गांव देहात के बारे में कुछ पता नहीं था जी। तो मैं जब चला तो देखा कि कई जगह देखना चालू किया। अरे मैंने पूछा ट्यूबवेल क्यों चल रही है? अरे वो ऐसे ही चला के भूल गए। तो लगता है बिजली सस्ती मिलने का और पानी का निशुल्क मिलने का दुष्प्रभाव तो कुछ पड़ गया है। ये भी निशुल्क मिले, लेकिन कृषि में भी पानी की जिस प्रकार वेस्टेज होता है, अब बहुत सुधार हो रहा है उस दिशा में। इजराइल उसमें काफी काम किया है, सुनने में इजराइल ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे देश में भी मैं समझ रहा हूँ अब कुछ सार्थक परिणाम आने लगे हैं, क्योंकि अधिक पानी देने से लोगों की जमीनें खराब हो गई। कमांड एरियाज में जाए तो पंजाब में सुनते हैं ये हुआ, पूरा इंडो-गैंजेटिक प्लेन देख लो, चाहे किसी भी कमांड एरिया में चले जाओ, कि मृदा की लवणता जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, और भी समस्याएं जो है, क्योंकि जो मृदा है, सॉइल है, वो एक जीवित सिस्टम है। उसके अंदर करोड़ों की संख्या में जीवाणु रहते हैं, और उन जीवाणुओं का जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं उनके साथ में एक सामंजस्य है, एक रिश्ता है, और ये रिश्ता पानी के माध्यम से बनता है। तो मृदा, पानी और जीव, इन तीनों का, हम तो बहुत ऊपर की श्रेणी में, हम तो अपने आप को ही देखते हैं पानी के परोक्ष में, लेकिन आप देखें कि पूरी व्यवस्था है, जैविक व्यवस्था, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, ये पूरा गड्ढम गड्ढ हो रहा है इस प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण, जल की अधिकता भी प्रदूषण है, और उस अधिकता की जो प्रचुरता के नकारात्मक प्रभाव जो सॉइल बायोटा पे है, वो मैं समझता हूँ बहुत घातक है। जो सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं, जल से एक तो जो भौतिकी तौर पर देखते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये अपने आप में मृदा की निष्क्रियता को जन्म देता है, तो उससे उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। फिर आप फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा आपको, तो ये एक अंधा चक्र है। हाँ, और वो पंजाब में दिख रहा है, पंजाब हरियाणा में फायदा तो हुआ ग्रीन हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन अब देखिए पानी के प्रदूषण से उनकी जमीन पे असर पड़ा है, कैंसर रेट बढ़ गए हैं। सिंह साहब, आप अगर देखें, आप बिना पेस्टिसाइड डाले खेती नहीं कर सकते आज। पहले हजारों हजार वर्ष खेती की, अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया है, आपने उन जीवाणुओं को मार दिया जो आपके मित्र थे। तो अब आपने, चाहे वो जो मृदा की जो मैं बात कर रहा था, वहां पे भी एक बायोटा का एक सिस्टम था जिसमें कि अच्छे जीवाणु अधिक थे, जो कि इस कृषि व्यवस्था को फायदा पहुंचाते थे।
अब आप उनको भी खत्म कर दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए आवश्यक हो गया कि अगली बार आप फिर पेस्टिसाइड डालेंगे, तभी आप उस दूसरे हानिकारक कीटों से बच पाएंगे। तो एक और इसमें बात कई वैज्ञानिक कहते हैं, और इस पे प्रकाश डालिए साहब। गन्ना होता है महाराष्ट्र में, और वो होता है उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है, और वेस्टर्न घाट से हमारे पश्चिमी घाट, उसके लीवर्ड साइड, हाँ लीवर्ड साइड में, उसके पूरब बारिश उतनी होती नहीं है, क्योंकि आया मानसून आया, टकराया, सह्याद्री के उधर रह गया, सह्याद्री के उधर रह गया, इसलिए इतना हरा भरा रहता है मुंबई और बाकी इलाका, देखिए कितना हरा भरा है जी। लेकिन अब गन्ना वहां हो रहा है जहां पानी की कमी हो, बाजरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या असर पड़ रहा है, उससे उस जमीन पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जमीन तो खराब होती ही है, ईश्वर की कृपा से उन क्षेत्रों की जो भूमि है वो बड़ी उर्वरक है। अच्छा। क्योंकि माउंटेनियस रेंज है, और दक्कन की लाल जमीन है, लाल है, कहीं काली है, अलग अलग पेरेंट मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है, पर सब उर्वरक जमीन है। और पानी की अगर जो दोहन हो रहा है गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये एक औद्योगिक चक्र में फंस गए लोगों ने। वहां गन्ना उठा कर मिलें स्थापित कर दिया, मिल स्थापित हो गई तो गन्ना चाहिए ही चाहिए, फिर उसका एक अपना इकोसिस्टम है, उसका काल चक्र चल जाता है। अब यही पूरा हाल इंडो गंगेटिक क्षेत्र में राइस व्हीट कल्चर हो गया। अब मैं आपको एक उदाहरण, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया। कई क्षेत्रों में जहां पारंपरिक रूप से मकई की खेती होती थी और मकई की अच्छी पैदावार होती थी, वहां पे धान करना शुरू कर दिया खरीफ में। फिर वो धान में भी क्या लोलैंड राइस है, अपलैंड राइस है। अपलैंड राइस कहीं इरिगेटेड है, ज्यादातर रेन फेड है। अब जब बारिश की कमी होती है तो कहते हैं हमारे तो अकाल पड़ गया, धान हुआ नहीं, या धान अब जो जहाँ पे 6 क्विंटल होना था वहाँ 2 क्विंटल हुआ या 2.5 क्विंटल हुआ पर टन पर हेक्टर। अब लेकिन उनसे हम पूछे भाई, अगर, और उनकी बारिश जब अकाल पड़ा तब उनकी बारिश हुई है 70 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अरे भाई, राजस्थान में तो 30 सेंटीमीटर में लोग जो है बाजरे जैसी फसलें उगा करके जीवन यापन कर रहे हैं। तुम 70-80 सेंटीमीटर में भी कहते हो अब तुम्हारे अकाल पड़ गया। तो ये गलती किसकी है? आपके लालच की है। आपने ऐसे फसल चक्र अपना ली जो जलवायु परक नहीं है, मृदा परक नहीं है, जल परक नहीं है। तो हर एक फसल की अपनी वाटर रिक्वायरमेंट है, पानी की जरूरत। अब गन्ने की जो बात की, वो 10 महीने की फसल है, उसको तो पानी ही पानी चाहिए, और उस उतने पानी में आप अन्यथा 3 अच्छी फसलें पैदा कर सकते हैं। और वो फसलें आपको ज्यादा मुनाफा दे सकती है। मुनाफा ही नहीं, पोषण ज्यादा देगी। पोषण भी ज्यादा तो देगी। चीनी है, पर्यावरण परक होगी। और चीनी करने से सिर्फ आ रही है। और तो कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं। और पोषण तो आपको बाजरे से, ज्वार से, इन्हीं से आएगा। हाँ, ज्यादा मिल रहा है ना। तो ये है। तो आपने बताया वैश्विक स्तर पे, आपने बताया एक तो एक प्रदूषण है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इसकी सब लोग बात करते हैं, CO2, जिससे तापमान बढ़ा है। पहले ओजोन था, ओजोन होल का लेयर, ओजोन होल बन गया था, तो ओजोन तो खैर बंद हो गया है। और आपने दूसरा बताया प्लास्टिक, कि प्लास्टिक अब हर जगह पहुंच चुका है। ये तो मुख्य है ना प्रदूषण। इनके अलावा भी है कुछ नाइट्रस ऑक्साइड, अच्छा, मीथेन है। हाँ, मीथेन, खासकर जो बीफ
वो उसका भी खेल दूसरा है, जो फैक्ट्री फार्मिंग करके बीफ करते हैं, उसका भी खेल दूसरा है। क्या खेल है? मीथेन का खेल बड़ा है। अच्छा, बताता हूँ, लेकिन आप पहले उस प्रश्न का पूरा दे दूं। सल्फेट्स है, सल्फेट्स, एरोसोल्स है। अच्छा, एरोसोल। और एरोसोल्स पे एक तो जो है मिट्टी के कण है, धूल कण है, दूसरे कार्बोनियस एरोसोल्स है जो इंडस्ट्री के कारण आते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। इन दोनों का प्रभाव अलग अलग है। तो एरोसोल्स जब वायुमंडल में होते हैं तो सूर्य की गर्मी को कम करते हैं क्योंकि आच्छादन रहता है, और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे पराली जलाने की समस्या, ये कार्बोनियस एरोसोल्स है ये। तो अब ये जब आए तो वायुमंडल में, उस वक्त जो है सर्दी है तो लो लेवल इन्वर्जन होता है, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होता है वायुमंडल में, तो सर्दी बढ़ जाए। सर्दी नहीं बढ़ती है, ये नीचे की सतह में ही ट्रैप्ड रहते हैं, इसलिए इसकी सघनता बढ़ जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि फिर ये इनहेल होता है और ये नीचे ही है, नीचे ही है। तो दिल्ली में यही दिक्कत आ रही है, पूरे इंडोगैंगेटिक प्लेन में हर जगह आ रही, हर जगह यही आती है। तो ये समस्याएं हैं। तो इनके अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो अधिकांश कम हो गए हैं। और जो मीथेन का खेल है, एक तो मीथेन चूंकि पशुओं की जो पाचन प्रक्रिया है वो ह्यूमन होता है, और वो पशु एक बार लेकर फिर जो जुगाली करता है तो उससे मीथेन का उत्सर्जन होता है। और दूसरा जो सिंचाई होती है, जो एनारोबिक कंडीशन है, क्योंकि आपने मृदा के ऊपर 4-6 इंच का पानी की सतह छोड़ी तो यहाँ पर मीथेन बन जाता है। तो जो CO2 निकलता है वो पानी के हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मीथेन बनता है। तो इसलिए विकसित देशों ने भारत और जो एशियाई दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत पे जो धान पैदा करते हैं उन पर आक्षेप लगाया कि इनके पशुधन है और ये गेहूं पैदा करते हैं, तो ये तो पूरा प्रदूषण तो इनके कारण हो रहा है, मीथेन। फिर भारत सरकार ने तब प्रेक्षण थे नहीं, तो उन्होंने कुछ झूठे सच्चे आंकड़े दे करके कुछ थे उनको प्रदर्शित किया और हमें उस कटघरे में खड़ा करने की चेष्टा की। फिर हमारे संस्थानों ने कुछ प्रेक्षण स्थापित करके और ये सिद्ध किया कि ये समस्या जो आप बता रहे हैं वो नहीं है। मूल में तो समस्या की जड़ में आप लोग हैं, आपका उद्योग है, आपकी ऊर्जा की खपत जो जिस प्रकार आप कर रहे हैं वो है। और इस पे भी अब हमेशा झगड़ा रहता है कि विकसित देश करते हैं कि भारत और चीन जो है ये भी इतना प्रदूषण कर रहे हैं, तो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई प्रति व्यक्ति जो प्रदूषण है हम तो बहुत नीचे हैं, तुम बहुत आगे हो। ये सब झगड़े तो चलते हैं, बट कुल मिलाकर के जो भी बात है, मूल में ऊर्जा की खपत जो है जितनी अधिक होगी प्रदूषण उतना ही अधिक होगा। और इस बारे में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ वर्ष 2015 में, तब ये तय हुआ था कि हम हरित ऊर्जा की पैदाइश बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, और हर एक राष्ट्र ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। भारत ने भी तब मुझे याद है 30 गीगावाट्स का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो पिछले वर्ष हमने 25 ऑलरेडी पहुंच गए, 1-2 साल में 30 पहुंच जाएंगे। ये वर्ष 2030 तक के लक्ष्य थे, क्योंकि हमने सोलर, सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इस पर बहुत ध्यान दिया भारत सरकार ने। तो जितनी हरित ऊर्जा पैदा करेंगे, अब परमाणु ऊर्जा को इससे बाहर रखना चाहिए क्योंकि वो उसके अपने नुकसान है। हाइडल चूंकि बड़े बांधों से जनित होगी, अब लेकिन नई तकनीक आ रही है कि छोटे बहाव से भी ऊर्जा का पैदावार की जा सकती है, लेकिन भविष्य यहाँ पर है। इनमें भी चुनौतियां हैं, लेकिन क्योंकि ऊर्जा की खपत तो और बढ़नी है, कम होने वाली नहीं है, समय के साथ और बढ़ेगी। इस पर काफी ध्यान है। भारत की बात करते हैं, खासकर नदियों की बात करते हैं। कई आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत का सरफेस वाटर बहुत पोल्यूटेड है, खासकर नदियां। मैं मेट्रो जब भी लेता हूं और मेट्रो यमुना पार करती है तो दिखता है,
पहले गाड़ी से ब्रिज पार करते थे तो दिखता था झाग ही झाग, कालिंदी कुंज। हाँ, के बाद तो नदी काली हो जाती है और झाग ही झाग, ऐसे कि साबुन, गंदा कपड़ा कोई धो के साबुन बस बह रहा हो। तो और आगे कानपुर में तो चमड़े की फैक्ट्रियां रही हैं, जो गंगा का बुरा हाल होता है। यही हाल चीन का है। तो पर्यावरण से कितनी बड़ी चुनौती है भारत को, और इस पे और बात करेंगे आगे चल के, और भी मुद्दे उठाएंगे। नदी के जल का प्रदूषण शाश्वत समस्या है, और आप किसी भी सभ्यता की बात को, सभ्यता जल के समीप ही पनपी है, सारी की सारी। तो लेकिन हमने जो हमारी मल त्याग की व्यवस्था में हमारी नदियों को प्रयोग करना शुरू कर दिया, वहां से चूक शुरू हुई। और फिर जब औद्योगिकरण हुआ तो उनको भी आसान लगा कि कुछ भी अपशिष्ट जो है नदी में छोड़ो, समुद्र में पहुंच जाएगा, ये शॉर्टकट्स है। और अब जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चाहे राजकीय हो या केंद्रीय हो, कई नीतियां बनी कि किस प्रकार इस अपशिष्ट को कम किया जाए। काम चल भी रहा है, पर्याप्त नहीं है। और हर एक उद्योग के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जो है वो उसकी प्रोसेसिंग के तरीके पर निर्भर करती है, उसका रसायन क्या है, उसकी भौतिकी क्या है। तो इसका कोई एक सीधा नियम कुछ है नहीं। और यहाँ पे फिर ज्ञान की बात आती है कि जो बैठे हैं लोग, वहाँ पे प्रशासक आ जाता है तो उनको उतनी समग्र दृष्टि नहीं होती है। बहुत कुछ करना है, लेकिन ये सब काम वॉलंटरीली करना पड़ेगा। उद्योग जो है, जैसे हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक कार्य, बुद्धा के जो अष्टांग नियम है, उसमें आप जीविकोपार्जन तो करो पर हानिकारक तरीके से नहीं करो। जब तक ये भाव पैदा समाज में नहीं होगा तब तक ये प्रदूषण को रोकने की बातें जो है हवाई है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि केंद्रीकरण हो गया, पहले गांव चलाता था। देखिए, तमिलनाडु में जाइए, राजस्थान आइए, गांव में सब लोग मिलजुल के जल की व्यवस्था करते थे। और बारिश के बाद जल को कैसे सींचना है, इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, साल भर जुटाना है, ये सब पुराने तरीके थे। अब क्या हुआ है कि केंद्रीकरण की वजह से जनता तो ये सोचती है सरकार हमको देगी, तो सारी सत्ता नेता और आईएएस के हाथ आ गई। नीति वही बनाएंगे, तय वही करेंगे, लेकिन हमारा जो स्टेट है वो तो कॉलोनियल स्टेट है, तो एक्सपर्टीज की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। और किसी के, अंग्रेजी में कहते हैं ना, डर्ट अंडर द फिंगरनेल्स, कि हाथ मैले नहीं। तो नीतियां भी कुछ कागजी ज्यादा बनती हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के फरमान जैसी ज्यादा होती हैं, और जनता का उससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता अपने माया जाल में, अपने चक्रव्यूह में फंसी है कि हमारे बच्चे को स्कूल में हो जाए, हम उसके बाद हमको पहले नौकरी मिल जाए, फिर स्कूल में हो जाए, फिर अपने मायोपिक, सीमित और संकुचित, मतलब शॉर्ट टर्म और माइक्रो मैटर्स में ही उलझ के रह गई है। तो एक दूसरे से जो मिल के ताना बाना एक सामाजिक दृष्टिकोण है, और एक दूर की दृष्टिकोण है, वो तो है नहीं है। तो ये काल चक्र का अंत कैसे होगा?
क्या पानी की कमी होगी तब हम चौंकेंगे अचानक कि ग्राउंड वाटर जब खत्म हो जाएगा पंजाब में, जब ग्राउंड वाटर खत्म होने लगेगा, जब कैंसर के रेट बहुत बढ़ आएंगे, कि जब अब तो दूसरी बात है ग्लेशियर भी तो पिघल रहे हैं सारे हिमालय में, अंटार्कटिका पिघल रहा है। हाँ, एक अंटार्कटिका ही पिघल रहा है, वो तो बात है ही। आर्कटिक ओशन भी पिघल रहा है अब तो वो तो गया ही, वो तो उसके पीछे देखिए सारे के ग्रेट गेम चल रहा है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था आर्कटिक पे कि आर्कटिक पे क्या कुश्ती पहलवानी चल रही है हर देश हथियाने के चक्कर में। तो पर हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, तो मैं हमेशा सोचता हूँ तेरा क्या होगा कालिए। मैं कई बार सोचता हूँ कि समस्या का समाधान उसकी अधिकता से भी निकलता है। जब कोई समस्या जब तक चरम पे नहीं जाती है ना, तब तक उसका समाधान नहीं निकलता है। अब हम चरम के और बढ़ रहे हैं, तो ये जब चरम पे पहुंच जाएगी तो अपने आप समाधान निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। क्योंकि वो जो चरम है वो दंडित करता है, और वो दंड बहुत अब हम उसका भोग रहे हैं, पर अभी हम सहन करने की क्षमता में है। एक समय आएगा कि क्षमता जो है विलोप हो जाएगा इसका, तब फिर समाधान निकलेगा ही निकलेगा। उससे पहले आप चाहे कोई कुछ करे नहीं निकलेगा। आपने बड़ी बात कही, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड में भी प्लास्टिक फेंका रहता था काफी। एक समय आया, मुझे अध्ययन करना होगा, मेरा भिन्न मित्र है एडम अर्विन, स्पे नदी के बगल में ही रहता है, वो ऋषि मुनि बन गया है, चला गया है संसार छोड़ के अपने पुश्तैनी गांव, और वहीं बस गया है। अध्ययन करता है, ध्यान करता है, योग भी करता है। तो मैं उससे मिलने जाता हूँ उसकी कुटिया में। कुछ दिन से नहीं गया, पर साल में 1-2 चक्कर में काट आता था, बड़ी शांति मिलती थी। और एक चीज मुझे समझ में आई कि हमारे यहाँ भी हिमालय है, और मैं काफी साल बाद मैं IPS अफसर था, मसूरी में गया फाउंडेशन ट्रेनिंग में, तो उन्हीं सड़कों से गया, और फिर मैं लौट के वहां लेक्चर देने गया, और मैंने देखा हर नदी में प्लास्टिक ही प्लास्टिक, हर जगह जहां आप चले पहाड़ में प्लास्टिक। मैं फिर हिमाचल गया, शिमला गया, वहां सत्य प्रकाश नेगी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेरा भिन्न मित्र है, लेखक भी है मेरा अफेयर ऑब्जर्वर में। प्लास्टिक ही प्लास्टिक, वहां भी हम लोग गए, 2-3 दिन पैदल चले, इधर उधर खेत खलियान के बीच। पर्यावरण का शौक है हम लोगों को, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। सुंदरता में स्कॉटलैंड भी सुंदर है, हिमालय भी सुंदर है, लेकिन शांति आपको अधिक स्कॉटलैंड में मिलती है, क्योंकि वहां प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता है। वहां नदी साफ है, नदी में आप तैर सकते हैं, ठंडा है, ठंडी है नदी, तैरने के लिए थोड़ा आपको हिम्मत चाहिए, लेकिन आप तैर सकते हैं, इतनी साफ है। हमारे यहाँ पर्यावरण का जो नाश मैं देख रहा हूँ, वो मुझे काफी आतंकित कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड में प्लास्टिक नहीं था, तो संभवतः शिक्षा ज्यादा है, संभवतः उनके समाज में प्रोटेस्टेंटिज्म और कैल्विनिज्म की वजह से वो टॉप डाउन सोसाइटी नहीं है, समाज मिल के कि हमें इस प्लास्टिक को अंत करना है। जो भी कारण जो भी हो, उन्होंने प्लास्टिक की समस्या कुछ हद तक, उनके भी समुद्र में है, लेकिन कुछ हद तक तो उन्होंने निवारण किया ना, अपना पर्यावरण अच्छा रखा है। मैं समझता हूँ प्लास्टिक की समस्या बहुत गंभीर है, पर इसका निवारण संभव है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, और वो कहने के पीछे मेरा तथ्य यह है कि प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका सब्स्टिट्यूट ना हो, बल्कि हमने दूसरे धातु या अन्य रूप को प्लास्टिक में कन्वर्ट किया। लेकिन ये जो वापसी रास्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन प्लास्टिक जो है, जो पॉलीमर है, अब इस पॉलीमर की बजाय आप
नेचुरल प्लास्टिक्स पे आए। काम चल रहा है। नहीं, पर दूसरी भी तो बात है, हमारे यहाँ फेंक भी तो देते हैं। स्कॉटलैंड में और हर जगह हाँ, पानी में नहीं है, पानी में नहीं है। देखिए हमारे यहाँ वही मैं गया ना, मसूरी गया तो फेंका हुआ है हर जगह। तो हमारी समस्या तो वो दूसरी है, क्योंकि सरकार प्रतिबंध लगाती है कि थैली नहीं बिकेगी। अरे भाई, बेचने पे प्रतिबंध क्यों? आप ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगाओ थैली बनेगी नहीं इस देश में। और कूड़ा करकट उठाने की भी जो है एक समाज में होना चाहिए कि ये कूड़ा क्यों है। वो कुछ नीतिगत समस्याएं हैं, कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, तो इनको अलग अलग दृष्टिकोण से हल करना पड़ेगा। प्लास्टिक को अगर नदी में आ भी गया है तो उसको छानना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। अच्छा। बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि कई जगह हम कर रहे हैं, लोग मतलब जालियों के रूप में, मतलब ऐसे करके अलग कर ले रहे हैं, आगे पानी शुद्ध होने को। तो सरकार इतनी स्कीम चला रही है, मनरेगा। हाँ, पूरे गांव को ही लगा दें कि भैया आपके बगल में वहीं हाँ, जितनी नदी के किनारे गांव है इसको साफ करिए और स्कीम को इसी में लगाइए। अब एक नया ट्रेंड हुआ है, शहरों का जो कचरा है वो ट्रक में लाद करके और गांव की सड़कों के आसपास फेंक दिया जाता है, और उसमें अधिकांश प्लास्टिक होता है, पॉलीमर्स होता है। ये तो वैश्विक स्तर पे भी है। अलंग में सारे जहाज आ जाते हैं, ये भी कचरा है, ये भी कचरा ही है। ठीक है, जहाज में कुछ अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, कभी कभी सोने की स्मगलिंग भी होती है। तो पर वो कचरा अमीर देश गरीब देशों में भेजते हैं, तो वो तो वैश्विक स्तर पे है। तो अगर भारत की जो आपने कहा जो समस्या है, कुछ सामाजिक है, कुछ नीतिगत है, अगर आप 2 या 3 सुधार सुझा सकें तो वो क्या हो? आपने तो पूरी दुनिया देखी है, आपका इतना तजुर्बा है, नीतियों के रूप इतना अनुभव तो क्या है, पर कुछ ठोकर खा के कई चीजें देखी। नीतियों की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि कमोबेश कागजों में सब कुछ है। समस्या इच्छा शक्ति क्रियान्वयन के बारे में आके ठहर जाती है, और ये बड़ी चुनौती है। इसमें पक्षपात बहुत है, और हर एक क्षेत्र की नीतियां अलग है। वायु शुद्धिकरण की या उसके संरक्षण की नीति अलग है, मृदा की अलग है, जल की अलग है। अब कृषि की अगर बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रदूषक है। जल के माध्यम से मैंने प्रदूषण कहा, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, फर्टिलाइजर है। अब नीतियां बनी कि जल, प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं मोर क्रॉप पर ड्रॉप। वो स्लोगन देने में बहुत तेज है, जुमले देने में बड़े तेज है, लेकिन होगा कैसे? अब होगा क्रियान्वयन। वही ना, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, चलिए आप कहते हैं हिंदुस्तान में रागियों की कोई कमी नहीं, हाँ, हम बॉडी बिल्डर बनेंगे, ठीक है बनना है, हाँ, लेकिन आपको शाम को जो है पूड़ी कचौड़ी भी खानी है, उसके बाद सवेरे उठ के बीड़ी सुलगानी है, हाँ, उसके बाद जो है आपको जो है दोपहर में कुल्फी कुलचा भी खाना है, तो होगा कैसे? तो कहाँ से बॉडी बिल्डर बनेंगे? हाँ। तो जुमलेबाजी में और राग अलापने में भारतवासी बड़े तेज हैं, लेकिन अगर आपको जैसे आपने कह दिया मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो उसको करेंगे कैसे? प्लान क्या है? नहीं, नीतियां है, क्रियान्वयन की तेल लेने ना, प्लान किधर है? नीति तो क्रियान्वयन, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा सबसे लंबा है दुनिया का है, वो आधा तो कट एंड पेस्ट करके ले आए टीपू सुल्तान की तरह, लेकिन और हर आदमी कहता है हम जान दे देंगे संविधान पे, लेकिन संविधान पढ़ा भी नहीं होगा, जान क्या देंगे, जान के देंगे, लेकिन संविधान लागू आज तक नहीं हो पाया ना ठीक से। बस वही आते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस भी तो चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में आपको एक छोटी सी चीज कहूंगा,
कि इंस्टीट्यूशंस चलते हैं इंसेंटिव और पेनल्टी पे, तो कहीं भी अधिकांश लोग तो जैसा सिस्टम है उसमें ढले आते हैं। कुछ एक्सट्रीम होते हैं, कुछ बुरा ही करेंगे और कुछ भला ही करेंगे, उनकी बात ना करें। तो अगर आप देखिए कि स्कॉटलैंड का उदाहरण लें और प्लास्टिक का उदाहरण लें, तो उन्होंने क्या किया, मैंने पूछा एडम अर्विन से, उसने बोला कि यार एक तो कि समाज में ये हो गया कि यार ये नहीं, हमको अपना पर्यावरण साफ रखना है, तो सामाजिक बदलाव आया। फिर उन्होंने सोचा ये दिक्कत क्यों हो रही है, दिक्कत इसलिए हो रही है कि भाई बिन नहीं थे तो बिन लगा दिए, तो इंसेंटिव हुआ। दूसरा क्या हुआ कि पेनल्टी लगा दी कि अगर आप जो है इधर उधर फेंकेंगे तो पेनल्टी है और तगड़ी है। तो अपने आप एक कल्चर बन गया, वहां भारतवासी भी जाते हैं, कोई भी कहीं से जाता है नहीं फेंकता है इधर उधर। सिंगापुर का भी यही हाल है। तो मेरा ये जो है आपसे प्रश्न है, ठीक है नीतियां बनी हुई है, तेल लेने गई, इंस्टीट्यूशंस क्या है जो उनको लागू करेंगे, और इंसेंटिव्स और पेनल्टीज क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, ये अहम प्रश्न है। इंसेंटिव तो है ही नहीं, पेनल्टीज है, लेकिन फिर वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो दंडित किया जाए किसी को। नहीं, पेनल्टीज जैसे आपने लागू कर दी, छोटी सी चीज है, मैं आईपीएस में था। अब आईपीएस की दिक्कत देखिए, पुलिस पब्लिक रेशियो लोएस्ट है, ठीक, आप वही आदमी बंदोबस्त करना है, वही आदमी को इन्वेस्टिगेशन करना है। थाने का पुलिस वाला बेचारा जो है, उसको अभी भी आप साइकिल अलाउंस दे रहे हो, या अब उसके पास मोटरसाइकिल है, आप ही दंडी, आप तराजू, आप ही बैठे तो होता है। तो आप कानून लेते आइए, पर वो तो हवाबाजी है ना, हवाबाजी। क्योंकि जब तक आप पुलिस वाले, ज्यादा पुलिस वाले नहीं लेंगे, ज्यादा शिक्षित पुलिस वाले नहीं लेंगे, पुलिस का आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक तो बोलते रहिए, राग अलापते रहिए। तो आपने कहा जी पेनल्टी, कैसे कोई पिनलाइज करेगा जब अगर मुट्ठी भर लोग ही हैं और पावर नहीं है। जैसे फॉरेस्ट सर्विस वालों के पास अभी भी आर्म्स नहीं है, तो कैसे लड़ेंगे? अब एनजीटी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है और मैकेनिज्म, पर वो नाकाफी है, नाकाफी है, उनके पास दांत भी नहीं है, दांत नहीं। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज की जरूरत है, जरूर, कि कोई पेनल्टी लगाने वाला हो, दांत पैदा करने। इंसेंटिव क्या होने चाहिए साहब? इंसेंटिव जैसे कार्बन ट्रेडिंग में इंसेंटिव्स आए, वो चल नहीं पाए, चले नहीं, चल नहीं पाए वैश्विक स्तर नहीं, कहीं नहीं चले, कहीं नहीं चले। तो फिर वही क्रियान्वयन पे बात आ जाती है। आप कोई भी इंसेंटिव करोगे तो जब तक आप वाकई में जिसने पर्यावरण सुधार में कार्य किया है उसको पारितोषिक नहीं मिलेगा और दूसरों को मिलेगा जिसने कुछ नहीं किया है, ये व्यवस्थाएं जब तक रहेगी तब तक लोगों की इस दिशा में काम करने की इच्छा शक्ति क्षीण होती जाएगी। कुछ लोग, बावले लोग जिनको आप कह सकते हैं ऐसे बुनी है, करते हैं, पर वो बहुत कम लोग, पर उससे बदलाव, सामाजिक बदलाव नहीं आ सकता। तो चलिए, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर साहब, आपने समय दिया, इतना समय दिया, आप व्यस्त हैं और आप के से बहुत से मिलने जुलने वाले लोग रहते हैं, तो मैं बड़ा आभारी हूँ। हम लोग आपको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन और लंबी आयु की कामना करते हैं। आप आते रहें और सब लोगों को अपना ज्ञान देते रहें, यही मेरी इच्छा होगी। दृष्टिकोण है। और साहिर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आदमी का दृष्टिकोण जो है ना, चाहे वो नीति में हो या किसी में हो, ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखे अपने आप को किसी और नजर से हम। तो समाज में अपना दृष्टिकोण, अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जो संस्था, जो समाज, जो व्यक्ति डेवलप करता है,
मैं समझता हूँ, क्योंकि वहां पे आत्मनिरीक्षण आ जाता है। जब आत्मनिरीक्षण होता है तो आदमी काम ठीक ही करता है। उसकी आवश्यकता है। आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी व्यापक सोच और ज्ञान का अतुल भंडार। मैं पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा। अच्छा साहब, बात आपसे करते, बात। अच्छा बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा वाकई में।